हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाइयाँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि जो 20 मिनट की एक सबसे लंबी वीडियो बन गई थी, उस पे भी बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उसे पसंद किया। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का मुझ पे एक बात कही थी कि एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप कुछ थोड़ा-सा बात करें और हमें कुंडली कैसे देखते हैं ये भी सिखाएँ। देखिए, कुंडली कैसे देखते हैं ये चीज़ तो मैं आपको सिखा दूँगा, लेकिन कुंडली क्योंकि ज़िंदगी के ऊपर होने वाली घटनाओं का एक अध्ययन है, इसीलिए आपको महारत तभी मिलेगी जब इंसानी ज़िंदगी के ऊपर आप काम करके उनको सोचने और समझने की क्षमता लेकर आएँगे। किताबी ज्ञान से जो ज्ञान आपको मिलेगा, वो सिर्फ़ उतना ही होगा जितना कि आप आज तक यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आप लोग स्कूल गए, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी, आप लोगों ने साइंस पढ़ी, लेकिन हम उसको उतना डीपली यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ़ उतना ही करते हैं जितने की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से वो ज्ञान हमारे पास बहुत ही सीमित रह जाता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स को डेली लाइफ़ में कभी-कभी सब्ज़ी लेने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो सामान खरीदते हैं तभी जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है उतना करते हैं। और इसी तरीके से आप साइंस को भी अपने डेली लाइफ़ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। तो वैसे ही बायोलॉजी के साथ है, वैसे ही दुनिया के किसी भी नॉलेज के साथ है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही बात लागू होगी। आपको मैं बेसिक्स को तो समझा दूँगा, आपको उन बेसिक्स के साथ-साथ ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए अब पहले बताऊँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और ये आई कैसे? जब इंसान एक जगह पे रुक गया और उसने खेती-बाड़ी शुरू करी होगी, तब जाके उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आया होगा, जब उसने सोचना शुरू किया होगा। हमें वहाँ से इसको आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले उसने अपने आस-पास की चीज़ों को देखने की कोशिश करी। वहाँ से शुरू होती है हमारी एक खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र जो था, वह एक्चुअल में एक ऐसी विद्या है जो कि जितने भी उल्कापिंड या जितने भी ग्रह हैं हमारे धरती के आसपास, उनके बारे में खोजा गया। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है एस्ट्रोलॉजी के लिए वो होती है कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमी है, उसने सेलेस्टियल बॉडीज़ को खोजना शुरू किया और उनको बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ उस ज़माने में देखने को मिली। इसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज़ को जब उन्होंने खोजा तो उसके ऊपर उन्होंने एस्ट्रोफ़िज़िक्स को आगे डेवलप किया। एस्ट्रोफ़िज़िक्स के अंदर क्या होता है कि फ़िज़िक्स बेसिकली किसी भी चीज़ को समझने का एक माध्यम है, जिसमें मैथमेटिकल टूल लगाया जाता है और बहुत सारे कैलकुलेशनों को किया जाता है और उसके बाद उनके द्वारा जो भी चीज़ है, उसको एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाया जाता है। तो एस्ट्रोफ़िज़िक्स ने एक उस समय मॉडल बना के दिया। अब इसको ऐसे समझिए, उस ज़माने में क्यों बरसात होती है, क्यों ठंड पड़ती है, क्यों गर्मियाँ आती हैं, ऐसा कुछ सोचकर सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में काम किया गया कि बादल कैसे आते हैं, सूर्य क्यों उगता है, कैसे उसका उदय होता है और कैसे तारे दिखते हैं, तारे क्यों दिखते हैं, दिन क्यों आती है, रात क्यों आते हैं। ऐसी कुछ सोच ने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को विकसित किया। फिर जब हमारी धीरे-धीरे पकड़ बनी, तो हमने उसको एस्ट्रोफ़िज़िक्स के तौर पे आपस में उनको समझना शुरू कर दिया। एस्ट्रोफ़िज़िक्स को समझने के बाद एक चीज़ धीरे-धीरे उनके ख़्याल में आई कि अगर ग्रहों के बीच में या दुनिया में किसी भी 2 चीज़ के बीच में एक नेचुरल इंटरैक्शन है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के द्वारा, तो क्या यही चीज़ इंसानों के ऊपर असर नहीं करती होगी? तो जब ये थॉट प्रोसेस डेवलप हुई, तो उन्होंने इसी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफ़िज़िक्स का जो एप्लीकेशन है, उसको किसी भी जीवित वस्तु के ऊपर लगाना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ़ इंसानों पे काम करती है, ऐसी कोई सी भी जीवित वस्तु जिसके ऊपर कोई सा भी फ़ोर्स काम करता है, उसको उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेकर आए। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले एक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है कि उस सब्जेक्ट को समझेंगे कैसे। तो अब अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपने खोज करी है,
उसके बाद उनके इंटरेक्शन के ऊपर काम किया है एस्ट्रोफिजिक्स में, तब जाके उन्होंने उन प्लैनेट्स के साथ, उस यूनिवर्स के साथ एक फिजिकल क्रिएशन को, एक बायोलॉजिकल क्रिएशन को, एक लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश की है। अब कनेक्ट करने के लिए हमें एक अप्रोच चाहिए। वो अप्रोच क्या होगी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अप्रोच अगर आप फॉलो कर गए तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। अप्रोच ऐसी है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसको सबसे पहले एक मैप करना पड़ेगा कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या करते हैं। ये सारे जो आपकी दिनचर्या है उसको एक मैप करना होता है। ये जो मैपिंग होती है इसी को कहते हैं हाउसेस। तो कुंडली में जो 12 खाने बने होते हैं, 12 हाउसेस बने होते हैं, वो असल में इंसान की ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए एक मैप बनाया गया है। वही 12 खाने का मैप कुंडली कहलाती है। वो हमेशा कांस्टेंट है। आप चाहे भारत में जन्म ले लें, आप चाहे यूएसए में जन्म ले लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले लें, ह्यूमन नीड्स जो होंगी ना वो कांस्टेंट हैं। इस कारण से हमारे कुंडली में जो हाउसेस हैं वो कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। दूसरी जो चीज़ होगी वो ये कि जब हम प्लैनेट्स को और किसी लाइफ को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें उन प्लैनेट्स को कुछ सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा कि भाई हमारी लाइफ के इस हिस्से पे इसका सिग्निफिकेंस है और दूसरे किसी हिस्से के ऊपर दूसरा सिग्निफिकेंस है। तो एस्ट्रोलॉजी को रीड करते समय, एस्ट्रोलॉजी को समझते समय आपको पहले क्या करना होता है, आपको पहले वो फ्रेम करना होता है हाउसेस को, कि हाउसेस हमें समझ में आ जाए। हाउसेस के बाद सेकंड जो होता है वो होता है प्लैनेट को ह्यूमन लाइफ के साथ कनेक्ट करना होता है कि कैसे प्लैनेट हमारे किसी पार्ट को रूल करेगा, हमारे लाइफ को किस तरीके से वो कनेक्ट करेंगे कि ये फादर का कारक है, ये मदर का कारक है, ये इमोशन का कारक है, ये करेज का कारक है। ये सारी चीज़ें जो होंगी ना उस ज़माने की थॉट प्रोसेस जो हमारी सराउंडिंग होगी उसको देखते हुए ही उन्होंने की होगी। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है कि हमारे पास राशियाँ आती हैं और राशियों के अंदर ही, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में ही एनर्जियाँ मौजूद हैं। सनलाइट आती है, हमारी सराउंडिंग में एक एनर्जी आती है। तो इस सराउंडिंग एनर्जी को उन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया है किसमें, एक मीनिंगफुल साइन में, ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ कॉल्ड अ राशि। तो सबसे क्रूशियल पूरे एस्ट्रोलॉजी में अगर कुछ है जो ट्रांसफॉर्मेटिव है वो है एनर्जी, और वो एनर्जी है वो है राशियों में। तो ज़ोडिएकल साइन को अगर आपने समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की बेस्ट प्रिडिक्शन आप कर सकते हो अगर आपको राशियां समझ में आ गई तो। क्यों? क्योंकि जो मैप है, जो हाउसेस है वो तो फिक्स्ड है, वो कभी नहीं बदलेंगे। जो आपके प्लैनेट है जब हम उसको अपने एक सिग्निफिकेंस दे देंगे तो आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका सिग्निफिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वो ये कि राशियों में जो है ना एनर्जी बदलती जाएगी, और राशियां भी फर्दर अंदर ही अंदर नक्षत्रों में और बहुत सारे चरणों में डिवाइड होती है, जिसके कारण हर एक चरण, हर एक पद पे आने वाला एक ही राशि में मौजूद नक्षत्र अलग अलग चीज़ों को दर्शाएगा। इन चीज़ों को मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा जैसे जैसे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले अप्रोच में हाउसेस की तरफ ही जाएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसके फादर कौन है? तो हम ये मानते हैं कि ऋषि पराशर जी ने सबसे पहली बार एस्ट्रोलॉजी को लिखा था, और वो जो लिखी हुई किताब है वो कहलाती है भरत पराशर होरा शास्त्र। मॉडर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हम देखें तो वहाँ पे एलन लियो जी हैं, उनके नाम पे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के फादर वो जाने जाते हैं। अब हाउसेस की बात थोड़ी सी समझ लीजिए आज के वीडियो में, और फिर आगे हम इंडिविजुअल हाउसेस के ऊपर चलेंगे। ये जो सामने आपको चीज़ दिख रही है ये हाउसेस है, इसको हम हमेशा ही फर्स्ट हाउस लेते हैं, फिर ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th। इसके अंदर हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ की जो नीड्स है ना उसको डिस्क्राइब किया गया है। वो इस तरीके से समझिए, पहले इंसान का जन्म होता है, उसको एक शरीर मिलता है, उस शरीर को फिर भरण पोषण के लिए खाना चाहिए, सेकंड हाउस में खाना आता है।
जब आप खाने लगते हो उसके बाद बच्चा थोड़ा-सा चलने के लिए आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं करेज कि वो अपने दम पे थोड़ा उठना चाहता है। तो ये थर्ड हाउस जो होता है ये हमारे लिए करेज को दर्शाने लगता है। फिर जब करेज आएगा तो उसके बाद बच्चा अपने एक सराउंडिंग्स में दौड़ेगा, भागेगा, तब वहाँ पे उसको देख-रेख करने के लिए उसकी मदर की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्थ हाउस को हम मदर से और होम से कनेक्ट करते हैं कि पहले बच्चा पैदा हुआ, वो गोदी में था, उसने खाना-पीना सीखा, फिर करेज के साथ उसने चलना सीखा, फिर वो एक घर के अंदर थोड़ा बहुत दौड़ेगा, वो एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करेगा, वो फोर्थ हाउस है। इसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, उसको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए घर से दूर भेजते हैं, तो फिफ्थ हाउस को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं। बाहर की चीज़ों में हम जब आके जुड़ेंगे और एजुकेशन हम लेंगे, तो ये एक ब्लेसिंग है। इसीलिए फिफ्थ हाउस को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं, माइंड के ग्रोथ से जोड़ते हैं। ऐसी ग्रोथ जहाँ पे स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि स्कूल में जाके आप अपने दिमाग में एक स्किल डेवलपमेंट करते हो, तो वो फिफ्थ हाउस है। अब आप जब फिफ्थ हाउस में स्किल डेवलपमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत जो है हमें एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे हेल्थ को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक जगह बैठ के सिर्फ किसी स्किल को सीखेंगे तो फिर जो हमारी बॉडी है वो बीमार हो सकती है। तो छठे भाव को उन्होंने जोड़ा है डिसीजेस के साथ, एनिमीज़ के साथ, क्योंकि बाहर आप जाओगे तो दोस्त भी बनाओगे, दुश्मन भी बनाओगे, इसलिए सिक्स्थ हाउस शुरू हो जाता है। फिर बाहर जाने के बाद डिसीजेस आए, ये चीज़ों को भी हमने ओवरकम किया। अब हम लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बाहर के लोगों से। जब हम बाहर के लोगों से मिलना शुरू करते हैं तो उस समय हमारा सेवंथ हाउस एक्टिव होता है। इसीलिए हम जब मैरिज या किसी भी पार्टनरशिप को देखते हैं जो हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर हट के, अपनी फैमिली से बाहर हट के किसी से कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो सेवंथ हाउस बन जाता है। ये इंसान की ह्यूमन नीड्स को ही दर्शा रहे हैं। फिर क्या होगा, इसके बाद जब आपकी मैरिज हो गई या आप किसी से पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसी के साथ जुड़ रहे हो, तो आप में कुछ बदलाव आएँगे, क्योंकि 2 अलग-अलग थॉट प्रोसेस आपस में कनेक्ट होके कुछ काम कर रही होंगी, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। तो 8वां भाव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। वो ह्यूमन लाइफ़ के अंदर एक न्यू क्रिएशन के लिए जो फिज़िकल नीड्स हैं, उनको भी दर्शाता है। अब आप लोगों के साथ मिले, आपने उनके साथ अपना समन्वय बिठाया, तो उसके बाद या तो वो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी या अगर वो थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम्स आएँगी। तो नाइन्थ हाउस को कहा है लक का हाउस। आप जिसके साथ जुड़ के काम कर रहे थे, अगर आपकी थॉट प्रोसेस मैच कर गई, तो आपने उन्नति पा ली, ग्रोथ पा ली, दिस इज़ कॉल्ड नाइन्थ हाउस ऑफ अ लक। अगर आप उसके साथ मिले, आपने उसके साथ मिलके कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, इसको हम कहेंगे अनलक। तो नाइन्थ हाउस जो है, वो लक और अनलक दोनों को दर्शा सकता है। इसके बाद आती है कि 10th हाउस। 10th हाउस जो होता है वो बेसिकली स्टेटस होता है। जब 2 लोगों ने मिलके आगे काम करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं उनका एक स्टेटस डेवलप हो रहा है। तो 10th हाउस जो है वो हमारे लिए स्टेटस है, और एस्ट्रोलॉजी में हम इसको कर्म भाव मानते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप अपने प्रोफ़ेशन को, जॉब को देखते हैं, अपने स्टेटस को देखते हैं। अब आपने मेहनत करी, जॉब करी, स्टेटस गेन किया, तो स्टेटस गेन में क्या होगा, आपको अर्निंग्स आनी चाहिए। अर्निंग्स आने का मतलब है 11th हाउस, गेन्स का हाउस। आप जो भी काम करते हैं 10th हाउस में, उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो है किसी न किसी तरीक़ा का गेन। वो गेन होता है हमेशा 11th हाउस। तो ये साइकोलॉजी को समझिए कि किस तरह से कनेक्ट हो रही है। आपके पास पैसे आ गए, गेन्स आ गया, अब पैसे को आप क्या करोगे? खर्च करोगे। तो 12वां भाव जो है वो किस चीज़ का है? वो है खर्चे का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का। अब खर्चे जो होंगे वो फिर किसके ऊपर होंगे? इंसान के अपने ऊपर खर्च होंगे। खर्च करने के बाद जो बचेगा वो सेकंड हाउस, सेविंग्स बन जाएगा। जितनी आपके पास सेविंग्स होगी उसमें उतना ही आपके अंदर आत्मबल आता है किसी और चीज़ को करने का। थर्ड हाउस फिर से करेज है। अब मेरे पास करेज है, मेरे पास सेविंग्स है, मैंने उसमें खर्चा, तो उससे मुझे क्या मिला? एक हैप्पीनेस मिली। फोर्थ हाउस हैप्पीनेस है। अब मैंने अपनी चीज़ को खर्च भी दिया, मेरे पास सामान आ गया, मैं उसको एन्जॉय कर रहा हूँ, तो फिफ्थ हाउस मेरे लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करूँगा, फिर हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर मुझे कर्ज़ लेना पड़ सकता है, तो वो सिक्स्थ हाउस बन जाता है आपके लिए डेब्ट का, आपके लिए डिसीज़ेज़ का। अब इनसे हम ओवरकम कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं लाइफ़ को और आगे डेवलप करने के लिए, देन अगेन सेवंथ हाउस, और इस तरीके से ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि ह्यूमन लाइफ़ की नीड्स को हाउसेस के अंदर मैप करा जाता है। हाउसेस में आप इतना याद रखिएगा, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट है, देन काउंट इस तरह से चलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ,
8th 9th 10th 11th और 12th, इन्हीं मैप को, इन्हीं हाउसेस को हम आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा डीपली समझेंगे। आज के लिए आप थोड़ा इतना सा समझ लीजिए कि जो फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th हाउस है, इसे केंद्र हाउस मानते हैं। इसका काम है किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, सस्टेन करना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना होता है, फिर उसकी हैप्पीनेस को मेंटेन करना होता है, उसके पार्टनरशिप, उसके रिलेशंस को मेंटेन करना होता है, और उसको अपने प्रोफेशन को मेंटेन करना होता है। ये चारों ही चीज़ मिलके हमें एक मेंटेनेंस दिखाती हैं। इसको हम विष्णु भाव कहते हैं। फर्स्ट हाउस क्योंकि हमारा माइंड है, फिफ्थ हाउस हम स्किल्स को लेकर आते हैं, और नाइन्थ हाउस हमारी हायर लर्निंग्स है। स्पिरिचुअलिज्म भी इसी में आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें ब्लेसिंग के तौर पे मिलती हैं, इसीलिए हम इसको मानते हैं लक्ष्मी स्थान। इसके बाद जो बचे हुए भाव हैं उनको हम देखें तो 6, 8 और 12 जो हैं, इसमें हमने परेशानियों की बात करी है, तो इसको वो लोग मानते हैं डिस्ट्रक्शन का हाउस, दैट इज़ गोज़ टू लॉर्ड शिवा। इसके बाद हमारे पास 3 हाउसेस और बचते हैं, जो हैं थर्ड, 11 और 12। थर्ड, 11 और सेकंड हाउस, सॉरी नॉट 12, सेकंड हाउस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हम अपने करेज से, अपने गेन्स से अपनी सेविंग्स को बना रहे हैं। तो जो सेल्फ पोटेंशियल से हम बनाते हैं, तो इसमें माइथोलॉजी आती है ब्रह्मा की। इसीलिए हमारी कुंडली जो है वो एक तरीके से माइथोलॉजिकली किसी ना किसी गॉड के साथ कनेक्ट है, और हाउसेस हमारी डेली नीड्स के साथ कनेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप इस बात को समझ पाए होंगे, एस्ट्रोलॉजी विकसित कैसे हुई है और अप्रोच क्या है, क्योंकि यही अप्रोच हम आगे पूरी स्टडी में काम करेंगे। और ये हाउसेस जो हैं, इनको आप एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा, फर्स्ट से लेकर 12 तक। मैं आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें एक एक हाउस को इंडिविजुअल लूँगा, और उसके बाद उनको डीपली समझाना शुरू करूँगा। तो